Hello everyone, welcome to my channel. Let's enjoy commerce. It's me, RC again, your commerce mentor. और जैसा कि हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और उसमें सिर्फ हमने 7 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही पढ़े थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये आज की हमारी वीडियो फिर से है ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसका मतलब होता है खर्च। मतलब कि अगर हम कहीं पर अपनी मनी स्पेंड कर रहे हैं या हमारी कोई लाइबिलिटी इनकर्ड हो रही है फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज या किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, जब भी हमारा कोई भी खर्च हो रहा है तो उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी एक मीनिंग बनेगी, मनी स्पेंड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और any asset is called expenditure. तो जब भी हम मनी स्पेंड करेंगे क्या एक्वायर करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को या किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, जब भी हम मनी का स्पेंड करेंगे या मनी को स्पेंड करेंगे तो वो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। एक्सपेंडिचर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा होगा या हमारी कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही होगी। और जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि कैपिटल है, एंड कैपिटल कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट हमारे होते हैं जो हमारे फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं उनको एक्वायर करने के लिए जब भी हम मनी स्पेंड कर रहे होंगे या हम अपने कैपिटल का फॉर्मेशन करने के लिए जब भी हम मनी स्पेंड कर रहे होंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are incurred by the business for acquiring fixed asset. Example, purchase of land. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक बिजनेस के थ्रू किया जाता है, किस लिए, फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट। मतलब फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए जब भी कोई बिजनेस स्पेंड करेगा मनी तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, परचेज ऑफ लैंड। लैंड हमारा फिक्स एसेट होता है, इट मीन्स लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। तो फिक्स एसेट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा हुआ है, फिक्स एसेट जो हमारे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होता है या इनकी जो लाइफ होती है वो लंबे समय तक के लिए होती है। तो जब भी हम ऐसे किसी एसेट को परचेज करेंगे तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। नाउ कम टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जैसा कि नेम से पता चला, हमेशा रेवेन्यू का एक सिमिलर मीनिंग होता है विच इज इनकम। तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो अगर मान लीजिए
बिजनेस कभी भी कोई भी एक्सपेंडिचर करता है जिससे बिजनेस का इनकम क्रिएट हो रहा हो, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, वहां पर हम अपने वर्कर्स को फॉर द प्रोडक्शन पर्पस हम उनको वेजेस पे कर रहे हैं। ये जो वेजेस पे कर रहे हैं ये हमारे रेगुलर पर्पस में होती है। रेगुलर इन द सेंस या तो हम उनको डे टू डे देते हैं, या तो वीकली देते हैं, या मंथली, या हाफ ईयरली, या ईयरली, मतलब कि हम उन्हें विद इन 1 ईयर पेमेंट करते रहते हैं। और क्योंकि हमें उसके थ्रू प्रोडक्शन करवाना होता है, अपने बिजनेस को रन करवाना होता है, तो इस टाइप के जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे अल्टीमेटली हमारा क्या क्रिएट होगा, इनकम क्रिएट होगा। क्योंकि वो जब प्रोड्यूस करेंगे वही सारी चीजें तो हम सेल करेंगे, एंड सेल करने के बाद तभी हमारी इनकम जनरेट होगी। तो इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are incurred in the firm during an accounting period for running the business. Example, payment of salary और wages। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो फर्म अपने अकाउंटिंग पीरियड में खर्च करता है। और किस लिए खर्च करता है, वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए वो खर्च करता है, और वो डे टू डे रनिंग के लिए करेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने सैलरी पे की, वेजेस पे किया, या मान लीजिए हमने एक फर्म में रूम लिया हुआ था रेंट पर, तो उसके रेंट भी अगर हम पे कर रहे हैं वो मंथली पेमेंट करेंगे। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर होंगे अल्टीमेटली ये एक्सपेंडिचर से हमारी रेवेन्यू जनरेट होगी। तो रेवेन्यू जब जनरेट होती है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर आपको जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब हम किसी गुड्स और सर्विसेज को या एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई खर्च कर रहे होंगे वो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। एंड एक्सपेंडिचर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस के थ्रू किए जाते हैं फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए अगर कोई भी बिजनेस खर्च कर रहा होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नाउ कम टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब बिजनेस अपने डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए कोई खर्च कर रहा होगा, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, एक्सपेंसेस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो एक्सपेंडिचर हम तब खर्च कर हमारा तब मनी स्पेंड होता है जब हम किसी चीज को एक्वायर करने के लिए या बिजनेस में उसको लगाने के लिए कोई भी खर्च कर रहे होंगे तो वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो ये हमारा कॉस्ट होता है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, मतलब हम प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कॉस्ट या खर्च लगा रहे होंगे, और फिर हमारा अल्टीमेट जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारा सेल्स। तो यहाँ पर जो कॉस्ट होगा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देन मेन पर्पस हमारा सेलिंग का होगा, तो जो कॉस्ट हमारा राइज होगा वो हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो हमारा एक्सपेंसेस एग्जैक्टली है क्या, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट incurred in producing goods and services for selling purpose।
तो एक्सपेंसेस हमारा वो कॉस्ट होता है, ये हमारा कॉस्ट होता है जब हम प्रोडक्शन के लिए हम खर्च कर रहे होंगे और उसका मेन पर्पस क्या होगा, सेलिंग। जबकि एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं था। एक्सपेंडिचर में हम अपने बिजनेस में कुछ चीजें लगाने के लिए जो खर्च कर रहे थे वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, इनकम। जैसे कि मैंने ऑलरेडी रेवेन्यू से रिलेट करके बताया था, तो इनकम इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जब हम सेल करते हैं, पहली चीज तो हमारा एक खर्च होता है विच इज एक्सपेंसेस, मतलब उस गुड्स को प्रोड्यूस करने पे क्या खर्च लग रहा होगा वो हमारा एक्सपेंस है। मान लीजिए कोई गुड्स है, उसको प्रोड्यूस करने पे हमारा 10 रुपीज लग रहा है, और जब हम उसको सेल कर रहे हैं, ऑब्वियस है क्योंकि हम बिजनेस करते ही हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो हम 10 रुपीज से ज्यादा पर हम उसको सेल करेंगे। मान लीजिए सेल करते वक्त हमारा 12 रुपीज एक्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर जब हमारे पास 12 रुपीज आ रहा है तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू और ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा विच इज ₹2, वो हमारा प्रॉफिट होगा। एंड इसी क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट को ही हम इनकम मानते हैं, तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इनकम। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। तो इनकम एग्जैक्टली प्रॉफिट अमाउंट होता है। तो इनकम इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट earned during an accounting year। और इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, इनकम इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में से अगर हम ये जो कॉस्ट हमने लगाया फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, इसको माइनस कर देते विच इज एक्सपेंसेस, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट या इनकम हुआ कितना है। अब मैंने इनकम को ही प्रॉफिट बोल दिया, तो प्रॉफिट, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट को अलग ही मानते हैं, तो प्रॉफिट की भी एक मीनिंग है 10th विच इज प्रॉफिट। जैसा कि रेवेन्यू का मैंने बताया था, ये 12 रुपीज है और ये है हमारा 10 रुपीज, और यहां से हमें मिल रहा है इनकम विच इज 2 रुपीज। तो 2 रुपीज को मैंने प्रॉफिट, तो ये क्या है हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। ये क्या है हमारा एक्सेस अमाउंट। तो प्रॉफिट इज एन एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट हमारा एक्सेस अमाउंट है विच इज 2 रुपीज है। तो ये हमारा रेवेन्यू का एक्सेस अमाउंट होता है किस पे, टोटल एक्सपेंसेस पे। तो अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गेन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे गेन को प्रॉफिट की तरह ही लेते हैं एंड हम भी गेन को प्रॉफिट की तरह लेंगे, लेकिन प्रॉफिट हमारा हमेशा जो हमारे एक्सपेंसेस होते थे उससे जब हम ऊपर या उससे ज्यादा हम कभी भी अर्न कर लेते थे या हमारी रेवेन्यू ज्यादा अर्न होती थी तो उसको हम प्रॉफिट ट्रेड करते थे। लेकिन गेन हमारा इंसिडेंटल होता है। इंसिडेंटल इन द सेंस कि अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी एसेट को बेच दिया और उस एसेट को बेचने पे अगर हमें कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा तो उसको हम गेन बोलेंगे। तो यहाँ पर गेन आर ऑल्सो प्रॉफिट, आर प्रॉफिट दैट arises from those transactions which are incidental.
टू बिजनेस। मतलब यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं होता, ये इंसिडेंट होता है और हमें वो गेन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमने कोई फिक्स एसेट को बेच दिया, मान लीजिए हमारा वो फिक्स एसेट 50,000 का था और वो 55,000 पे बिक गया, तो ये जो 5,000 है ये हमें गेन हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज लॉस। लॉस हमारा जस्ट ऑपोजिट होता है प्रॉफिट के। प्रॉफिट में क्या था, हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता था और एक्सपेंडिचर हमारा कम होता था। तो यहाँ पर लॉस हमारा क्या शो करेगा, जहां पर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इट मीन्स कि हमने कॉस्ट ज्यादा लगाए होंगे और हमारी रेवेन्यू कम हो रही होगी, तो वो हमारा लॉस की सिचुएशन हो जाता है। तो लॉस इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला बनेगा लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। तो सेम हम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे खर्च है 10 रुपए, ठीक है, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने पे, लेकिन हमने जब उसको सेल किया तो हमें अर्न हो रहा है 8 रुपीज। और ऑब्वियस है हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और हमारी अर्निंग कम है, तो इस केस में हमें क्या अर्न हो रहा है, लॉस फॉर ₹2। तो ये हमारा लॉस हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, परचेज। तो परचेज जैसा कि आपने ऑलरेडी सुना भी होगा, तो परचेज ये हमारे लिए टर्म इसलिए है क्योंकि हम इसका यूज जर्नल एंट्री में करेंगे, तो इसीलिए हम इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में रखते हैं। तो परचेज आपको नॉर्मली पता ही होगा, ये टर्म होता है या कह सकते हैं इट इज यूज फॉर द परचेज of goods only, goods or services only, not for fixed asset। तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज कर रहे होंगे, तो हम वो जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे होंगे तो उसके लिए हम परचेज टर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर परचेज का एक और टर्म निकल के आता है, परचेज रिटर्न। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, कई बार हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जो डिफेक्टेड होते हैं, या मान लीजिए किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से जो हम गुड्स रखना नहीं चाहते और हम उसको रिटर्न कर देते हैं आफ्टर द परचेज। तो हम जो भी गुड्स रिटर्न कर रहे होंगे उसको हम परचेज रिटर्न टर्म से ट्रीट करेंगे, या तो रिटर्न आउटवर्ड टर्म से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो जब भी जो भी गुड्स हम रिटर्न कर रहे होंगे टू द सप्लायर, तो यहाँ पर हम उस रिटर्न को हम परचेज रिटर्न टर्म से ट्रीट करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज सेल्स। सेल्स भी आपको पता ही होगा, जब हम किसी गुड्स को बेचते हैं या सर्विसेज को हम रेंडर करते हैं, तो जो भी चीजें हम रेंडर या बेच रहे होंगे उस टर्म के लिए या उस गुड्स के लिए जो भी हम सेल्स कर रहे होंगे या बेच रहे होंगे, उस टर्म को यूज करने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, सेल्स का। तो ऑलरेडी आपको पता ही है सेल्स का मतलब होता है बेचना, ठीक है। बट हम बिजनेस में या हम जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो हम सेल्स वर्ड या सेल्स टर्म से उसको डिनोट करेंगे। तो सेल्स इज द टर्म यूज्ड फॉर सेल ऑफ only
those goods which were bought or purchased. तो सेल्स, क्योंकि बिजनेस का काम ही है, तो क्योंकि बिजनेस का काम ही है, जो भी चीजें वो परचेज करेगा अल्टीमेटली उसको बेचेगा। तो अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहा है तो उसको भी फिनिश गुड में कन्वर्ट करके वो बेचेगा। और मान लीजिए कि अगर वो सीधे सीधे फिनिश गुड्स ही परचेज कर रहा होगा तो उसको भी रीसेल पर्पस के लिए उसका यूज करता ही है। तो मतलब हम सेल्स टर्म का यूज तब करेंगे जब हमने कोई भी गुड्स को परचेज किया होगा और फिर उसको हम क्या कर रहे होंगे, रीसेल कर रहे होंगे। तो जब भी हम उस ट्रांजैक्शन को कर रहे होंगे, तो जब भी हम गुड्स को से बेच रहे होंगे, तो उसके लिए हम सेल टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेल से एक और टर्म निकल के आता है, सेल्स रिटर्न। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सेम जैसा कि हम जब परचेज कर रहे थे तो गुड्स हमारे डिफेक्टेड हो जाते थे या किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम गुड्स नहीं रख पाते थे तो हम उनको रिटर्न कर देते थे, तो वो हमारे परचेज रिटर्न हो जाते थे। सेम यहाँ पर हमारे सेल्स रिटर्न के साथ भी होगा कि मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को अपने सेल किया और वो गुड्स डिफेक्टेड निकला तो वो हमें रिटर्न करेगा। तो जो भी गुड्स हमारे पास वापस आ रहे होंगे आफ्टर द सेल, तो जो भी गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इन लिखा हुआ है, जो हमारे पास वापस आएंगे उनको बोलेंगे सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री हमारा एक और नेम से भी जाना जाता है, स्टॉक। तो जनरली क्या होता है, हमारा बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो किसी ना किसी स्टॉक के साथ स्टार्ट होता है एंड देन उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 का स्टॉक था और एंड ऑफ द ईयर हमने सिर्फ 30,000 का सेल किया। इतना हमारा स्टॉक था और सेल हुआ 30,000 का। बचा कितना हमारे पास, 20,000। ये जो हमारा अनसोल्ड है ये हमारा स्टॉक हो जाएगा। तो द स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ goods remaining unsold at the end of the year। तो जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा अनसोल्ड होगा गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के एंड में, तो वो हमारा स्टॉक हो जाएगा। अब ये जो स्टॉक है ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं इन अकाउंटिंग। एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसा मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया था कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा या कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है उसमें हमने 50,000 से स्टार्ट किया। 50,000 स्टॉक के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया और वो पूरे साल में सिर्फ हमारा 30,000 सोल्ड है। रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, 20,000। ये हमारा अनसोल्ड है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, 50,000। और ये हमारे पूरे बिजनेस में, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन करते तो हमारा सेल्स हुआ 30,000 का। फिर उसके बाद जो हमारे पास एंड में बचता है विच इज 20,000, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो 50,000 स्टॉक के साथ स्टार्ट किया था। तो
जो स्टार्टिंग हमारा स्टॉक होगा उसको बोलेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, और फिर एंड में जो हमारे पास रिमेनिंग अनसोल्ड बचता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जो हमारे और भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।